नोट करिए, when a base is dissolved in water, when a base is when a base is dissolved in water, when a base is dissolved in water, comma, it always produces hydroxide ions. It always produces always produces hydroxide ions, जिनको हम बोल देते हैं OH माइनस आयंस। जैसे हाइड्रोजन आयंस को बोलते थे ना H प्लस आयंस, ऐसे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस को हम बोलते हैं OH माइनस आयंस। ठीक, तो जब भी कभी किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करा जाता है तो वो OH माइनस आयंस लिबरेट करता है। ठीक, तो ये हर एक बेस में होती है, ये हर एक बेस की प्रॉपर्टी है कि जब भी उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखेंगे NaOH का एग्जांपल। फर्स्ट देखिएगा NaOH। NaOH जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोल देते हैं, जो हमारा सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड बेस होता है NaOH। NaOH में जब हम वाटर मिला देंगे, यानी कि जब उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या होगा, Na1 प्लस लिखो या केवल प्लस लिखो एक ही बात है, चाहे 1 प्लस लिखिए या केवल आप प्लस लिखिए वो एक ही बात होती है। Na1 प्लस एक्वस आयंस ये हो गया, प्लस OH माइनस एक्वस आयंस। ठीक है, तो जब भी कभी किसी बेस में हम बेस को हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो उसमें OH माइनस आयन लिबरेट होता है। पहला एग्जांपल NaOH का लिया हमने। दूसरा एग्जांपल लेंगे KOH का। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। KOH को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अगेन फिर वही काम होगा कि K प्लस एक्वस आयन ये तो अलग हो जाएगा और OH माइनस एक्वस आयन ये अलग हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH वोल्टवाइज। MgOH वोल्टवाइज इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Mg के आयन अलग हो जाएंगे। Mg की वैलेंसी होती है 2 प्लस, Mg2 प्लस और OH माइनस। अब OH के इधर तो 2 है, इधर लेकिन एक ही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। सभी को इतना क्लियर है कि जब भी कभी कोई भी हमारे पास बेस होता है, बेस को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो वो OH माइनस आयन टूट के अलग होते ही होते हैं। जस्ट लाइक एसिड, वहां पर जब भी हम किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते थे तो H प्लस आयन टूटकर अलग होते ही होते थे, तो यहाँ OH माइनस टूटकर अलग होते हैं। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं बेटा? किसी ने कुछ पूछा था कि नहीं? चलिए ओके। इसके बाद में हम ये कहते हैं, जैसे हमने एसिड्स की डेफिनेशन देखी थी, इसी तरीके से हम देखेंगे बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। नोट करेंगे आप, इधर लिखिएगा, बेसेस आर ऑफ बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। तो जैसे हमने ये देखा ना कि जो भी बेसिस हैं, जो भी बेसिस हैं वो, उनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयन लिबरेट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमने एसिड में देखा था, उनको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन लिबरेट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो भी, हमने एसिड के बारे में ये बोला था कि जो भी एसिड है जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं H प्लस आयन में, जो भी एसिड्स ऐसे होते हैं तो उनको हम बोल देते थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो भी एसिड्स H प्लस आयंस में पार्शियली आयनाइज होते थे, पार्शियली स्प्लिट अप होते थे, उनको हम बोल देते थे वीक एसिड्स।
उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस को भी उसी तरीके से हमें डिफाइन करना है यहाँ पर। देखिए बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स में आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस पहला आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसमें लिखें a base which completely ionizes in water, a base which completely a base which completely ionizes in water, a base which completely ionizes in water and thus produces a base which completely ionizes in water and thus produces large amount of hydroxide ions and thus produces a large amount of a base which completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ions is called a strong base. Is called a strong base. Example NaOH and KOH. Example NaOH sodium hydroxide and KOH potassium hydroxide. ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग बेसिस। सेकंड लिखेंगे वीक बेसिस। आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि वीक बेसिस क्या होंगे। ये तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जो पार्शियली आयनाइज होते हैं उनको हम वीक बेस बोल देते हैं। तो वीक बेसिस में हम कहेंगे a base which is partially ionized in water a base which partially a base which partially ionizes in water a base which partially ionizes in water and thus produces small amount of hydroxide ions. And thus produces small amount of hydroxide ions. Is called a weak base. ऐसे बेस को हम बोल देते हैं वीक बेस। ठीक है, तो अगर आपने एसिड की वो डेफिनेशन देखी थी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वाली, तो फिर ये वाली आपको बेहद आसान लगेगी। Is called a weak base. Example NH4OH, CaOH whole twice, MgOH whole twice, etc. तो ये वो बेसिस हैं जिनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये दे गेट्स पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर और बहुत कम अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस का। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिफरेंस हुआ। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट देखेंगे यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ इस तरफ। ये बेसिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, क्या इनका यूज है, क्या इनकी एप्लीकेशन है। जैसे एसिड्स के यूजेस देखे थे ऐसे बेसिस के यूजेस देखेंगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बेसिस।
अब देखिएगा जो बेसिस के यूज हैं, यूज तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ यूजेस हम डिस्कस करेंगे इसके। और ये जो यूजेस हैं, इनको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको नोट्स भेजूंगा, आप उसमें से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। यूजेस ऑफ बेसिस देखिए, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रायन। सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रायन, RAYON। तो जो पहला हम यूज कर रहे हैं ना, यूज देख रहे हैं इसका, ये है NaOH का। बेटा NaOH सबसे ज्यादा कॉमनली यूज बेस होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बहुत सारी चीजों में काम आता है। पहला, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। दूसरा, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। एंड थर्ड, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर। एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसके कपड़े भी बनते हैं, उसको बोलते हैं रायन। हालांकि वो जो कपड़ा है वो बहुत पतला कपड़ा होता है, लेकिन सर्दियों में, जैसे आप लोगों को पता है कि सर्दियों में जब हमको बहुत ठंड लगती है, तो हमको काफी मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा जो एक आपने शायद सुना होगा, पतली सी जैकेट होती है जिसको आप लोग विंड चीटर बोलते हैं। वो विंड चीटर क्या होती है कि अगर आप बाइक पर जा रहे हैं, या आप मान लीजिए कहीं माउंटेनियरिंग आप करते हैं, या माउंटेनियस रीजन्स में आप रहते हैं, तो वहां पर विंड चीटर एक ऐसा काम करता है कि उसके आर पर हवा क्रॉस नहीं होती। तो ज्यादातर जो लोग बाइक पर जिनकी ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, खासतौर पर सर्दियों में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग विंड चीटर जरूर पहनते हैं। जो भी वो अंदर कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर विंड चीटर जरूर पहनते हैं, उसके आर पार हवा नहीं निकल पाती, उसके आर पार पानी भी नहीं जा पाता। तो वो जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से ही बनता है। तो ये तीन इसके एप्लीकेशन हुए, NaOH का यूज ये हुआ। उसके बाद दूसरा यूज हम बात करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये वाला जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। NaOH जो है, NaOH को ये मैं नोट्स में भेज रहा हूँ, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। NaOH को हम बोलते हैं बेटा कॉस्टिक सोडा। ऐसे ही जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH वोल्ट वाइज, CaOH वोल्ट वाइज को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम। तो इसमें आप ये देखिएगा कि इसका यूज कहाँ पर होता है, स्लेक्ड लाइम का। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है ये स्लेक्ड लाइम। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा, यस बताइए। सर। ठीक है। यस सर। चलिए जी, इसका थर्ड यूज देखते हैं बेस का। तो थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड में बात करूंगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो मैं धीरे धीरे जितने भी बेसिस हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgOH वोल्ट वाइज, इसको कैसे यूज करते हैं, एंटासिड के तौर पर। ये एंटासिड की तरह यूज होता है। एंट एसिड का मतलब होता है बेटा एंटी एसिड। मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है क्या? यस सर, बंद हो यस गई। सर। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, मैं चेक करता हूँ। 1 मिनट वेट का हम ये बोलते हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ कुछ बोल रहे थे नहीं, चलिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। जब भी कभी पेट में इंडाइजेशन की, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेट ब्लाइट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक। चलिए जी, फोर्थ देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है। अगला जो बेस है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। Na2CO3। अब Na2CO3 जो है, Na2CO3 में हम ये बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। हार्ड वाटर कैसे पता चलता है? हार्ड वाटर एक तो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, कि हम अगर उसको पीते हैं तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है हार्ड वाटर की, कि हार्ड वाटर से अगर हम कपड़े धोने की कोशिश करें, तो हार्ड वाटर से हम कायदे से कपड़े नहीं धो सकते। उसका रीजन ये है कि हार्ड वाटर से झाग नहीं बन पाते हैं। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए काम आता है सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा पांचवा बेस हो गया। छठा बेस होता है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
NaCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो ये वाला जो बेस है ये खाना बनाने के काम आता है, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, और ये फायर एक्सटिंग्विश करने के भी काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी इसको यूज किया जाता है। ठीक, ये आपके 6 बेसिस और उनके यूजेस हैं। यूजेस जो हैं वो मैं आपको प्रॉपर्ली लिखे हुए हैं, सब एक एक लाइन के हैं, ज़्यादा नहीं है, वो लिखे हुए हैं, तो मैं आपको नोट्स आगे फॉरवर्ड करूंगा, जितना मैंने अभी तक करवाया है वो कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ तक आकर हमारा जो एसिड्स वाला और बेसिस वाला पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। फिर हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि हमेशा हम एक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराएं और हाइड्रोलिसिस कराकर ये देखें कि अगर ये ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वीक एसिड है, ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, कम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वीक बेस है। मैं बार-बार वो रिएक्शन नहीं कर सकता, तो उसके अलावा भी क्या कोई और भी तरीका होता है? हम ये कहते हैं कि हाँ जी, तरीके बहुत सारे हैं। अब जो एक तरीका है, कॉमनली यूज़्ड जो मेथड है, जो हमारे सिलेबस में भी है, वो है हमारा पीएच स्केल। पीएच इज़ फॉर पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? तो पीएच स्केल से हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई एसिड है, तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है। अगर कोई बेस है, तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है और कितना वीक बेस है। तो वो बार-बार हमें लिटमस पेपर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या लेबोरेटरी में जाके हमें हाइड्रोलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उससे। तो आप नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। बेटा बस 1 मिनट वेट करें, मैं पानी पी रहा हूँ। 1 मिनट में आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसमें आगे नोट करेंगे, the strength of an acid or base is measured the strength of an acid the strength of an acid or base the strength of an acid or base is measured on a scale of numbers is measured on a the strength of an acid or base is measured on a scale of numbers called the pH scale on a scale of numbers called the pH scale pH scale full stop. The pH scale has values from the pH scale has values from 0 to 14। जो pH स्केल है उस पर जो वैल्यूज होती हैं
वो 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। पीएच स्केल पर जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 14 होती है। अब हम इसमें ये देखें कि भाई ये जो 0 से लेकर 14 तक वैल्यूज हैं, इससे हमको ये कैसे पता चलता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कितना वीक है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना वीक है, कैसे पता चलता है? तो इसमें सबसे पहला लिखेंगे आप, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। न्यूट्रल सब्सटेंसेस have a pH of exactly 7. Neutral substances have a pH of exactly 7. Example, sugar solution or and common salt solution. Sugar solution and example sugar solution and common salt solution. जो शुगर सॉल्यूशन यानी कि आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने चीनी को लिया और चीनी को घोल दिया, तो वो कहलाता है शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन जो है, शुगर सॉल्यूशन भी किसी भी तरीके का, ना वो एसिडिक होता ना वो बेसिक होता। शुगर सॉल्यूशन आपने जो जलेबी खाई होगी तो जलेबी को जो चाशनी होती है उसको शुगर सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो आप जब उसको खाते हैं तो ना तो आपको वो खट्टी लगती है और ना ही आपको वो कड़वी लगती है। खट्टी लगती तो इसका मतलब वो एसिडिक है, कड़वी लगती तो इसका मतलब वो बेसिक है। वो मीठा है तो मीठा ही लगता है। तो शुगर सॉल्यूशन एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसी तरीके से कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है कि आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया और उसको आपने पिया, तो वो आपको खट्टा भी नहीं लगता। खट्टे का मतलब खट्टा भी नहीं लगता और ना वो आपको मीठा ना वो आपको कड़वा लगता है। तो ना तो सोर है टेस्ट, ना ही बिटर टेस्ट है। जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी टेस्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वो है उसका टेस्ट वैसा ही है, तो वो न्यूट्रल है। तो ना वो एसिडिक हुआ ना वो बेसिक हुआ। तो ऐसा का जब हम पीएच वैल्यू मेजर करते हैं, पीएच वैल्यू मेजर करने के लिए भी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, मैं भी आपको बताऊंगा वो। और उसमें कलर्स देखकर हम बता देते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। तो पीएच वैल्यू अगर उसकी 7 है ना, किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्टली 7 है, तो हम ये बोलेंगे ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो तो न्यूट्रल है, जस्ट लाइक वाटर, पानी की तरह न्यूट्रल है। चलिए उसके बाद सेकंड नोट करेंगे। सेकंड है एसिड्स। एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशंस हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। एसिड हो या एसिडिक सॉल्यूशन बोलो या सिर्फ सिंपली एसिड्स बोलिए, तो उनका जो पीएच वैल्यू होती है, उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो 7 से कम है अगर किसी की पीएच वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि वो एक जो है एसिड है। और एग्जांपल तो इसका क्या बताऊँ, आप वही है HCl H2SO4 HNO3, वही सारे के सारे एसिड्स जो है वही इसका एग्जांपल है। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को क्लियर है ना? गरिमा, इंदर, इशिता, क्षितिज, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? सक्षम, प्राजक्ता, न्यासा, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड हम ये कहेंगे कि बेसिस और बेसिक सॉल्यूशंस। बेसिस और बेसिक सॉल्यूशंस have a pH of more than 7, have a pH of more than 7। बेसिस हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, इनका जो पीएच है वो मोर देन 7 होता है, 7 से ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम नोट करेंगे बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर।
यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप लिखेंगे इट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट indicators. Universal indicator is a mixture of many different universal indicator is a mixture of many different indicators or dyes. Indicators or dyes. Dyes मतलब अलग-अलग colors. Universal indicator is a mixture of many different indicators or dyes which gives different colors which gives different colors Universal indicator is a mixture of many different indicators or dyes which gives different colors at different pH values at different pH values of the entire pH scale, which gives different colors at different pH values of the entire pH scale. The colors produced by universal indicator at various pH values. The colors produced by universal indicator at various pH values given as given as pH और फिर उसका कलर इधर आप लिखिएगा pH लिखें और इधर लिखें कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा मिक्सचर होता है ना कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर 2 3 या 4 बूंद डाल दिया तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना ना कलर बदल लेता है और फिर उसके कलर के हिसाब से ही हम ये बता देते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन की बूंदें जो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिक्स करी थी वो एसिड था बेस था या क्या था या न्यूट्रल था क्या था वो हम बता देते हैं क्योंकि हमको उसकी पीएच वैल्यू पता चल जाती है कैसे वो देखिएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको कोई नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं आता कि इसका पीएच 1 है 2 है 3 है या 4 है कितना है पीएच वो स्क्रीन नहीं है कोई वहां पर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा हमें उसका कलर देखकर बताना होता है कि इसका पीएच वैल्यू कितना होगा तो सबसे पहले आप पीएच वैल्यू यहाँ पर नंबर नोट करते चले जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक पीएच वैल्यूज होती है 0 से लेकर 14 तक फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तो देखिएगा अगर डार्क रेड कलर आता है तो पीएच वैल्यू 0 है डार्क रेड रेड इधर भी रेड इधर बोलेंगे ऑरेंज रेड डार्क रेड 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 ऑरेंज ऑरेंज येलो इधर लिखेंगे ग्रीनिश येलो ऑरेंज येलो ग्रीनिश येलो फिर लिखेंगे ग्रीन फिर होगा ग्रीनिश
ग्रीनिश ब्लू, फिर 9 पर आता है ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, डार्क पर्पल, वॉयलेट और वॉयलेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखिएगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इस तरह से धीरे धीरे अपने रंग बदलता है, धीरे धीरे अपने कलर को चेंज करता है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे गया होगा कि कोई भी इंडिकेटर जो है, अगर वो कलर वाला इंडिकेटर है, तो उससे हमको एक चीज तो साफ समझ में आती है कि वो कहीं ना कहीं अपना कलर चेंज करेगा, और कलर चेंज करके मुझे पता चल जाएगा कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास टेस्ट ट्यूब में यूनिवर्सल इंडिकेटर है, थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया और आपने थोड़ा सा जो आपके पास टेस्ट ट्यूब में कोई भी सॉल्यूशन मौजूद था, तो आपने उसको उसमें डिप कर दिया, 2-3 बूंदे उसकी मिक्स कर दी, मिक्स करके आपने स्टिर करके देखा, तो आपने देखा कि उसका तो कलर चेंज होकर ऑरेंज येलो हो गया। ऑरेंज येलो, तो आप ये कहेंगे कि हल्का हल्का ऑरेंज, हल्का हल्का येलोइशनेस उसके अंदर है। तो आपने कहा भाई पीएच वैल्यू 5 है, तो पीएच वैल्यू 5 है तो क्या है, 7 से छोटी है, 7 से छोटी है तो ये एसिड हो गया। फिर हमने कहा कि नहीं भाई, एक मेरे पास और सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को आपने क्या करा, उसको आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप करा, डिप करते ही आपने देखा उसका कलर तो डार्क रेड हो गया, तो आपने कहा कि अरे इसका तो पीएच वैल्यू 0 है, तो 0 है तो ये भी एसिड है। लेकिन जिसका पीएच वैल्यू 7 से जितना 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 कम होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो 7 के नजदीक होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। वही चीज हमको बेस में देखनी होती है। बेस में क्या है, ये 7 से बड़ा है पीएच वैल्यू, तो हम ये बोलेंगे कि वो बेस है। तो 7 से अगर मान लो थोड़ा सा ही बड़ा है, मतलब 8 है, 9 है या 10 है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है बेस है, लेकिन वीक बेस है। लेकिन 7 से अगर ज्यादा दूर है, मतलब ज्यादा बड़ा है, 12, 13 या 14, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो बेस जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ गए? तो जितना ज्यादा आप 7 के नजदीक, कोई भी बेस की पीएच वैल्यू, किसी भी बेस की पीएच वैल्यू जितना ज्यादा 7 के नजदीक होती है वो उतना वीक बेस होता है, जितना उससे दूर होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। किसी भी एसिड की पीएच वैल्यू 7 के जितना ज्यादा नजदीक होती है वो उतना ही वीक एसिड होता है, और जितना दूर होती है वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि 7 से कम वाले जितने भी हैं वो एसिड, और 7 से ज्यादा वाले 14 तक वो जितने भी हैं वो सारे के सारे बेसिस। 7 से जितना दूर है पीएच वैल्यू किसी भी बेस की, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 से जितनी दूर है किसी की भी पीएच वैल्यू एसिड की, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मतलब 7 से जितना भी दूर है ना एसिड या बेस, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सबको समझ में आ गया? सभी को क्लियर है इतना बताइए? ध्रुव, अक्षत, आदित्य, गरिमा, बोलिए, इंदर, यस सर। समझ गए बेटा? हाँ, चलिए जी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, चलिए जी, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे, मैं ये सारा मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, you have two solutions A and B. You have two solutions A and B. Full stop. The pH of solution A is 6. The pH of solution A is 6, and pH of solution B is 8. And pH of solution B
is 8. Full stop. A part. Which solution has more hydrogen ion concentration? Solution has more hydrogen ion concentration. Which solution has more hydrogen ion concentration? B part है. Which of the solutions is acidic and which one is basic? Which of the solutions is acidic? And which one is basic? And which one is basic? देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है? You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. मुझे दो सॉल्यूशन दे रखे हैं. एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन A और एक है सॉल्यूशन B. तो एक का pH दे रखा है बेटा 6 और दूसरे का pH दे रखा है 8. अब हम ये बात करते हैं कि अगर मान लीजिए which solution has more hydrogen ion concentration, तो मुझे एक चीज तो साफ पता ही है, हाइड्रोजन आयन किस में प्रोड्यूस होते हैं? जो एसिड होता है उसी में तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, और जो बेस होता है बेस में प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं बेस में. ठीक, तो ये हम जानते हैं. which solution has more hydrogen ion concentration, तो मुझे बस ये देखना है कि एसिड कौन सा है. तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर है 6, तो 6 क्या है? 6 है वैल्यू 7 से कम, तो इसका मतलब ये एसिड है. और जो 8 वैल्यू है ये है 7 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये बेस है. तो बेस में तो हाइड्रोजन आयन होने का मतलब ही नहीं है. हाइड्रोजन आयन कहाँ मिलेंगे? किसी भी एसिड में मिलेंगे. तो मैं इसके सॉल्यूशन में लिखूंगा इधर, यहाँ पर देखिए यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी. द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए का पीएच कितना है? 6 और बी का पीएच कितना है? 8 है. तो ए का पीएच वैल्यू 6 है और बी का पीएच वैल्यू 8 है. तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसका 6 है यानी कि 7 से कम है, मतलब ये एसिड है. तो हम ये कहेंगे pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6, ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा लेस देन 7, इस 7 से कम है, लेस देन 7, therefore A is acid and hence it has more hydrogen ion, it has more hydrogen ion concentration. समझ गए बेटा? सभी को Yes, लिख sir. लेना. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी. इसके बाद में मैं ये सारा मिटा रहा हूँ. अब देखिएगा, अब एक एसिड है एंड हेंस इट हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं which of the solutions is acidic and which one is basic. कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है? तो साफ सी बात है, बी पार्ट में तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि A's pH is less than 7, so A is an acid. B's pH is greater than 7, so B is a base. तो जो B है वो एक बेस हो गया. ठीक, अब जरा देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 सॉल्यूशंस A B C D एंड E
पहले वाले क्वेश्चन में तो मुझे 2 ही सॉल्यूशन दिए थे, अब मुझे 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइव सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई, 5 solutions A, B, C, D, and E when tested with universal indicator when tested with universal indicator five solutions A, B, C, D, and E when tested with universal indicator showed pH of 4, 1, 11, 7, and 9 respectively. Showed pH of 4, 1, 4, 4, 1, 11, 7, and 9. 4, 1, 11, 7, and 9 respectively. Respectively. Full stop. A part है which solution is फर्स्ट में ये पूछ रहे हैं न्यूट्रल, which solution is फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं न्यूट्रल, ए का फर्स्ट है न्यूट्रल, सेकंड है स्ट्रांगली अल्कलीन, थर्ड है स्ट्रांगली एसिडिक, सेकंड है स्ट्रांगली अल्कलीन, थर्ड है स्ट्रांगली एसिडिक, फिफ्थ है फोर्थ है वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक, और फिफ्थ है वीकली बेसिक, वीकली बेसिक। बेसिक बोलिए या अल्कलीन बोलिए एक ही बात है। ये तो ए पार्ट में इन्होंने पूछा कि विच सॉल्यूशन इज दिस दिस दिस, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बेटा बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, ये बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अरेंज द पीएच इन increasing order of hydrogen ion हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पहला देखेंगे, इन्होंने बोला 5 सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच ऑफ दिस 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 रिस्पेक्टिवली। तो ए का पीएच है 4, बी का पीएच है 1, सी का पीएच है 11, डी का पीएच है 7 और ई का पीएच है 9। ये पांचों के पीएच वैल्यूज हैं। अब ए का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वो बोल रहे हैं न्यूट्रल। बेटा न्यूट्रल क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होती है, तो डी है न्यूट्रल। फिर सेकंड पार्ट वो पूछ रहे हैं स्ट्रांगली अल्कलीन। स्ट्रांगली अल्कलीन का मतलब होता है, फिर अल्कलाई, अल्कली का मतलब होता है बेस। तो स्ट्रांगली अल्कलीन का मतलब ये है कि जो 7 से बड़े होते हैं वो बेस होते हैं। तो 7 से जितना दूर है, मतलब 7 से जितना बड़ा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग अल्कली है, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 7 से जितना बड़ा, तो सबसे बड़ी वैल्यू 11 है यहाँ पर, हम बोलेंगे सी। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं स्ट्रांगली एसिडिक। तो जो वैल्यू 7 से कम होती है उसको मैं एसिड बोल देता हूँ। पीएच की वैल्यू जो 7 से कम होती है वो उसको एसिड बोल देता हूँ। तो 7 से जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या है, 1। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। फिर फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है वीकली एसिडिक।
वीकली एसिडिक। हाँ जी बेटा कुछ पूछ रहे हैं बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइए। आदित्य, अक्षर, ध्रुव, गरिमा, इंदर, इशिता, क्षितिज, न्यासा, कोई डाउट है बेटा? नहीं? नो सर। चलिए जी ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम। वीकली एसिडिक का मतलब ये है कि जो 7 के जितने नजदीक होता है। एसिड क्या है? एसिड हमारा होता है जो 7 से कम है वैल्यू। तो 7 से कम वैल्यू लेकिन 7 के नजदीक हो तो वो वीकली एसिडिक है। तो मतलब 7 से जस्ट छोटी वैल्यू देखो, 7 से जस्ट छोटी 6, 5, हाँ 4 है, ठीक। तो फिर ये हो गया 4 वाला, यानी कि ए हो गया हमारा वीकली एसिडिक। और फिफ्थ ये पूछ रहे हैं कि वीकली बेसिक। वीकली बेसिक मतलब 7 से बड़ी वैल्यू वाला जो होता है वो बेस होता है। तो 7 से जो नजदीक में ही होगी, नजदीक में बड़ी वैल्यू होगी, उसको मैं बोल दूंगा वीकली बेसिक। तो 7 से थोड़ा सा बड़ा क्या बचा? ई बचा 9। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट का। फिर वो बोल रहे हैं अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम होना चाहिए सबसे पहले, और फिर बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा, यानी कि आपको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा? जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, समझ गए? तो जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही ज्यादा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। तो ये जो डी पार्ट ये पूछ रहे हैं ना, बी पार्ट में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि सबसे कम पीएच वैल्यू आपको राइट मोस्ट साइड पर लिखनी है। तो आप क्या करो, सबसे कम पीएच वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पर लिख दिया 1। फिर लिखो उससे बड़ी पीएच वैल्यू यानी कि 4, यहाँ लिख दो 4। फिर उससे बड़ी 1, 4, 7, 9, 11, 1, 4, 7, 9, 11। आपको पता चल गया ना कि ये सबसे कम पीएच वैल्यू है, यानी कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 11 मतलब सी, और 9 मतलब ई, 7 मतलब डी, 4 मतलब ए, और 1 मतलब बी। तो ये हो गया इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा ताकतवर एसिड है, तो इसका हाइड्रोजन आयन उतना ही ज्यादा। और ये सबसे इधर जो सबसे इधर है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन आयन का इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन कैसे होगा कि आप बेस से बढ़ते हुए एसिड की तरफ जाएं, यानी कि आप पीएच वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, तो इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया 11, 9, 7, 4, 1, तो हमको इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिल गया। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता तो मुझे इंक्रीजिंग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन मिल जाता। सभी बच्चों को समझ में आ गया इतना? Yes. यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो फिर आज इतना ही करते हैं। और ये हमारा पीएच वैल्यू वाला भी कंप्लीट है। और इसके बाद कुछ कॉमन सॉल्ट्स करना है। चलिए जी, कल करता हूँ कंटिन्यू इसको आगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके थैंक यू। ओके। सेक्शन मीटिंग एंड कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके।